कोलकाता में हुए लेडी डॉक्टर के साथ, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। कोलकाता केस को लेकर एक के बाद एक पन्ने खुलते जा रहे हैं। जो बातें आम जनता सोच भी नहीं सकती, वह सब होता दिख रहा है। तो अब ऐसा क्या खुलासा हुआ इस केस में, आइए जानते हैं। आज की हमारी खास वीडियो में कोलकाता की सड़कों पर बढ़ते गुस्से के बीच डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने के मुहिम दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही है। और अब कोलकाता रेप और मर्डर केस में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जी हाँ, एक ऐसा खुलासा जिसे सुनकर आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि एक महिला ने किया है, जिसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था और वह उस रात अपने बेटे को लेकर आरजी कर अस्पताल इलाज कराने पहुंची थी। उसने उस रात ऐसा क्या देखा था कि वह उसी दिन डॉक्टर से भिड़ गई थी, पर उसकी एक नहीं सुनी गई। इस खुलासे के बाद नकाब के पीछे के वह सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, जो इस केस के असली गुनहगार हैं। अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखिए, ताकि बिटिया को इंसाफ दिलाने की हमारी मुहिम ऐसे ही चलती रहे। कोलकाता रेप केस में रोज कुछ न कुछ चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं। ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने जो खुलासा किया है वह हैरान कर देने वाला है। इतना ही नहीं, डॉक्टर बेटी की डायरी से भी कई सनसनीखेज खुलासे हुए और आरोपी संजय राय के मोबाइल फोन से जो सबूत सीबीआई के हाथ लगे हैं, वह जानकर आपका खून खौल उठेगा। संजय राय बार बार अपने बयान जरूर बदल रहा है, पर सीबीआई को कई अहम सबूत हाथ लगे हैं, जिससे इस केस को सॉल्व करने में आसानी होगी। और यह भी पता चलेगा कि क्या संजय राय ने यह घिनौना काम अकेले किया था या हॉस्पिटल में कोई और था जो उस रात संजय की मदद कर रहा था। इन जरूरी खुलासों के बारे में आपको एक एक चीज बताएंगे, लेकिन उससे पहले उस भावुक लेटर का जिक्र करेंगे जिसे शुक्रवार को टीचर्स डे के मौके पर डॉक्टर बिटिया की मां ने लिखा और अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगाई। हमने देखा है कि कई बार लोग ऐसी घटनाओं को लेकर आंदोलन करते हैं, पर कुछ समय बाद सब कुछ भूल जाते हैं। पर डॉक्टर बिटिया की मां और पूरा भारत यह चाहता है कि बिटिया को इंसाफ मिले। इसी पर डॉक्टर बिटिया की मां ने यह भावुक लेटर भी लिखा है। डॉक्टर बिटिया की मां ने इस लेटर में लिखा कि उनकी बेटी को पैसों की नहीं बल्कि ढेर सारी डिग्रियों की जरूरत थी, जिससे वह कई सारे मरीजों का इलाज कर सके। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के टीचर्स, डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर्स और नर्स से अपील करी है कि अगर किसी के भी पास इस केस के बारे में कोई सबूत हो तो वह सामने लाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ अच्छे लोगों की चुप्पी से क्रिमिनल्स का हौसला बढ़ता है। डॉक्टर बिटिया की मां के साथ पूरा देश डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन लगता है यह कैसे हर गुजरते वक्त के साथ और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। लेकिन इस मामले में जो चौंकाने वाला मोड़ सामने आया, उससे केस के काफी हद तक सुलझने के आसार भी नजर आ रहे हैं। इससे पहले कि हम उस महिला के खुलासे पर आए जो अपने बेटे को लेकर उस रात हॉस्पिटल पहुंची थी, उससे पहले आपको कहानी को समझना होगा, क्योंकि अब पूरी कहानी पलट चुकी है। अब तक आपने जो सुना या देखा उसमें काफी चेंज हो चुका है। आइए जानते हैं सच क्या है। संजय राय की गिरफ्तारी से पहले और बाद में जिस तरह एक के बाद एक वारदात की कड़ियां उससे जुड़ती चली गई, उसने न सिर्फ वारदात के सच को बल्कि उसे संजय के कनेक्शन को भी बिल्कुल साफ कर दिया। 8 अगस्त की शाम से लेकर 8 और 9 अगस्त की बीच की रात को हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर का कत्ल करने और फिर अगले दिन खुद के गिरफ्तार होने से पहले तक सीसीटीवी कैमरा से लेकर मोबाइल फोन की लोकेशन, सीडीआर और सबूतों के हवाले से उसकी जो हरकतें सामने आई है वह चौंकाने वाली है। 9 अगस्त को डॉक्टर के कत्ल की खबर मिलने पर कोलकाता पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। कोलकाता पुलिस ने सबसे पहले हॉस्पिटल के इमरजेंसी बिल्डिंग और सेमिनार हॉल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को ही खंगालना शुरू किया। इस कोशिश में उसे सेमिनार हॉल के आसपास कम से कम 15 लोग नजर आए, जिससे पुलिस ने पूछताछ की। क्योंकि इन सारे के सारे लोगों का कत्ल से कोई लेना देना नहीं था, तो इन्होंने पुलिस के जवानों का सही उत्तर दिया और शक के दायरे से बाहर निकल गए। लेकिन एक शख्स ऐसा था जो अब भी पुलिस की पकड़ में नहीं आया था, क्योंकि वह वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस के बैरक में ही जाकर सो गया था।
वह भी नशे में धुत होकर उसने 8 और 9 अगस्त की रात 3 से 4 बजे के बीच की सीसीटीवी फुटेज पर अपना ध्यान लगा दिया। इस दौरान फुटेज में संजय राय ही सेमिनार रूम के आसपास नजर आया। अब क्योंकि संजय राय दूसरे सीसीटीवी फुटेज में इसी हॉस्पिटल में एडमिट एक मरीज के पास आता जाता हुआ दिख रहा था, तो पुलिस ने संजय के सीसीटीवी फुटेज का ग्रैब निकालकर उसे हॉस्पिटल में भर्ती एक मरीज को दिखाया। यह मरीज और कोई नहीं बल्कि संजय राय के दोस्त सौरभ का भाई था। इसी भाई को जब संजय राय की तस्वीर दिखाई गई तो उसने देखते ही संजय को पहचान लिया और उसके बारे में पुलिस को जानकारी दी। उधर शाम तक वारदात का शिकार बनी ट्रेनी डॉक्टर का पोस्टमार्टम हो चुका था और पोस्टमार्टम से यह साफ हो चुका था डॉक्टर की मौत रात के खाने के करीब 4 घंटे बाद हुई है। क्योंकि रात के खाने का वक्त करीब 12 बजे का था, तो यह बात भी साफ हो गई कि डॉक्टर की हत्या कर बजे के आसपास की गई। उधर सीसीटीवी फुटेज में भी संजय राय करीब 4 बजे ही सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ दिख रहा था। ऐसे में दूसरे सबूत के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज भी इस बात की पहचान कर रहे थे कि इस मामले में संजय ही शामिल है। हालांकि संजय अब तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया था, वह पुलिस की पकड़ से उस वक्त तक बाहर था। दोपहर को जब सौरभ के भाई ने संजय राय की पहचान कर ली, अब तक सौरभ को नहीं पता था कि पुलिस संजय को खोज रही है। इसी बीच उसने संजय को फोन कर दोपहर के खाने के लिए बुलाया। अभी संजय रास्ते में ही था, तब तक सौरभ को उसके भाई ने फोन पर यह जानकारी दी कि पुलिस हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में हुए डॉक्टर के रेप और कत्ल के मामले में संजय को ढूंढ रही है। यह सुनकर सौरभ हक्का बक्का रह गया। हालांकि संजय के पहुंचने पर सौरभ ने उसे लंच सर्व किया और साथ ही उसे बताया कि हॉस्पिटल में हुई हत्या के सिलसिले में पुलिस उसे ढूंढ रही है। लेकिन सौरभ यह देखकर हैरान रह गया कि बेशकन संजय ने सिर्फ मैं देखता हूँ कहकर बात काट दी थी। इसके बाद उसने खाना नहीं खाया, लेकिन बैरक में पहुंचकर उसने फिर से शराब पी। इसके बाद फिर वहीं सो गया। कोलकाता पुलिस जब उसको ढूंढती हुई पुलिस के बैरक में पहुंची तो नशे में धुत वह वहीं सोता हुआ मिला। गिरफ्तारी के फौरन बाद ही उसने न सिर्फ अपना जुर्म कबूल लिया बल्कि पुलिस से कहा, मुझे फांसी दे दो। लेकिन यह सिर्फ गिरफ्तारी के वक्त की बात नहीं है। गिरफ्तारी के अगले दिन भी संजय राय के चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था, बल्कि वह पूछताछ में बहुत आराम से सारी बातें कबूल कर रहा था। पुलिस को पूरा सीक्वेंस समझा रहा था। इस बीच पुलिस ने संजय के दोस्त सौरभ से भी पूछताछ की, जो वारदात से पहली रात उसके साथ था। सौरभ भी संजय की तरह ही एक सिविक वॉलंटियर है। उसने पूछताछ में पुलिस को बताया कि 8 अगस्त को उसने अपने भाई को इलाज के लिए आर्जी कर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। वह दोपहर को 1:30 बजे अपने भाई को हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के लिए हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर गया था। वहां उसने पूछताछ की और भर्ती करवाने के बाद रात को 10:30 बजे वह फिर से हॉस्पिटल पहुंचा। वहां संजय भी सौरभ के पास आ गया। इसके बाद सौरभ और संजय दोनों मरीज को हॉस्पिटल में छोड़कर बाहर गए और उन्होंने शराब पी। इसके बाद दोनों पहले नॉर्थ कोलकाता में मौजूद रेड लाइट एरिया सोनागाची गए। वहां सौरभ तो एक अड्डे के अंदर चला गया, लेकिन संजय बाहर ही खड़ा रहा, क्योंकि संजय को सोनागाची में अड्डे के अंदर जाने का मौका नहीं मिला। जब सौरभ बाहर आया तो दोनों ने शहर के ही एक दूसरे जिस्म फरोशी के अड्डे चेतला में जाने का फैसला किया। चेतला साउथ कोलकाता में है और सोनागाची से इसकी दूरी करीब 15 किलोमीटर है। 8 और 9 की रात को दोनों सोनागाची से निकाल बाइक से ही चेतला पहुंचे, लेकिन यहाँ भी संजय को अंदर जाने का मौका नहीं मिला। यहाँ भी संजय का दोस्त सौरभ जिस्म फरोशी के अड्डे के अंदर गया था, लेकिन संजय बाहर ही खड़ा रहा। केस में साफ हुआ है कि वहां खड़े खड़े ही उसे रात संजय ने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया था और उसे वीडियो कॉल पर बात की थी। गर्लफ्रेंड से उसकी कुछ प्राइवेट तस्वीर भी मांगी। संजय राय दूसरे जिस्म फरोशी के अड्डे पर पहुंचकर भी किसी से रिश्ते बनाने में नाकाम रहा। जब पुलिस ने इस सिलसिले में उससे पूछताछ की तो उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं थे। हालांकि पुलिस को उसके इस जवाब पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अब तक संजय राय के दिमाग में किसी वारदात को अंजाम देने की साजिश पैदा होने लगी थी। इसलिए उसने जिस्म फरोशी के अड्डे में पहुंचकर भी किसी से रिलेशन नहीं बनाया। पूछताछ में सौरभ ने पुलिस को बताया कि उसे बाइक चलानी नहीं आती है, इसीलिए उस रात शराब पिए होने के बावजूद बाइक संजय ही चलाता रहा। जब दो रेड लाइट एरिया से घूमकर दोनों आरजी कर हॉस्पिटल के पास पहुंच गए तो संजय बैरक की ओर जाने की जगह हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गया।
इस पर सौरभ ने उससे पूछा कि क्या वह बैरक की तरफ नहीं जाएगा, तो उसने कहा कि वह जाएगा। तब रात के करीब 2:45 बज रहे थे। सौरभ ने बताया कि आरजीकर हॉस्पिटल की तरफ से भी एक सड़क बैरक की तरफ जाती है, इसलिए उसे लगा कि शायद संजय घूमकर उसी रास्ते से बैरक पहुंच जाएगा। पूछताछ में सौरभ ने पुलिस को बताया कि उसे नहीं पता कि इसके बाद संजय कब बैरक में लौटा। अगले दिन सुबह 10 बजे उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती अपने भाई के पास जाना था। इसके लिए जब वह संजय को जगाने बैरक में पहुंचा तो वह गहरी नींद में सो रहा था। 2 बार जगाने की कोशिश करने के बावजूद वह नहीं उठा। सौरभ का कहना है कि इसके बाद वह अकेला ही हॉस्पिटल चला गया और वहां उसने डॉक्टर से बात की। 9 अगस्त की दोपहर को डॉक्टर से मुलाकात के बाद सौरभ ने कई बार संजय को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। असल में वह संजय को साथ में लंच करने के लिए बुलाना चाहता था। इसके बाद जब तक संजय सौरभ के पास पहुंचा तो वह लंच कर चुका था। सौरभ ने उसे आरजीकर में हुई वारदात के बारे में बताया और उसके बारे में पता करने को कहा, क्योंकि संजय की कई लोगों से जान पहचान थी। इस पर उसने कहा कि वह चेक कर रहा है। सौरभ की माने तो इसके बाद वह टॉयलेट जाने की बात कहकर निकला और फरार हो गया। उसने पुलिस को बताया कि इसके बाद उसने संजय को साथ में हॉस्पिटल चलने के लिए कई बार कहा, लेकिन हर बार वह बचता रहा। आखिर में संजय ने एक दोस्त के साथ शराब पार्टी करने की बात कही और हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया। संजय बेशक आरजीकर हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था, लेकिन वारदात के अगले दिन 9 अगस्त के रोज भी वह बेहद रिलैक्स्ड और खुश दिख रहा था। उसे 9 अगस्त की रात 12 बजे यह पता चला कि पुलिस संजय को केस में गिरफ्तार करना चाहती है। उसने संजय को कई बार फोन किया, पर संजय ने फोन नहीं उठाया और फिर कुछ समय बाद पुलिस ने उसे धर लिया। जब आरोपी संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ तो उसने अपने आप को बेगुनाह बताया। उसने बताया कि जब वह सेमिनार हॉल में गया उस समय डॉक्टर बिटिया की मौत हो चुकी थी और वहां उसका शव पड़ा था, जिसे देखकर वह डर कर भाग गया। जबकि संजय ने ही 10 अगस्त को गिरफ्तार होने के बाद अपना गुनाह कबूल कर लिया था। क्या उसका इस तरह अपने बयान से यू टर्न लेना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि उसे फंसाया जा रहा है? और क्या वह निर्दोष है, या फिर संजय राय अब जान चुका है कि वह अब नहीं बच सकता, इसलिए नई कहानी बना रहा है? वहीं सुकांत मजूमदार ने संदीप घोष पर गुरुवार को क्राइम सीन पर सबूत के साथ छेड़छाड़ करने के भी आरोप लगाए हैं। सुकांत मजूमदार ने एक डॉक्यूमेंट की कॉपी मीडिया के सामने पेश की, जिसने पूरे मामले को बेहद संगीन बना दिया। यह सरकारी कागज एक ऑर्डर था जिसे संदीप घोष ने उस घटना के ठीक अगले दिन जारी किया था। इस ऑर्डर में सेमिनार हॉल के रिनोवेशन का जिक्र था। सुकांत मजूमदार ने दावा किया कि यह ऑर्डर जानबूझकर जारी किया गया, जिससे क्राइम सीन पर सबूत के साथ छेड़छाड़ की जा सके। अब धीरे धीरे सब सच बाहर आ रहा है और कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, पूरा भारत मिलकर उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचा देगा। आप भी बताइए कि इन दरिंदों को क्या सजा देनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।